ठीक है। नमस्कार, मैं हर्ष काफर और आप देख रहे हैं बकौल। बकौल में आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर माया गोला से अल्मोड़ा। घड़म चढ़म हो रही है और छिटाने लग गया है। माया गोला जो है, डॉक्टर माया गोला, वो नारी विमर्श का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है। उनका नारी विमर्श आप ऐसे समझ सकते हैं कि गृह विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियों से अलग नहीं होती विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियां। नहीं जगती उनके भीतर जीवन की जिज्ञासा। प्राणियों के संरचनात्मक संगठन में कोई रुचि नहीं जगा पाता मेढक का विच्छेदन। यहां तक कि जीव विज्ञान की लैब में रखे कंकाल उन्हें उकसाते कम, डराते ज्यादा। और तो और अक्सर छिपकली से भी डर जाती हैं विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियां। पदार्थों का संगठन, उनकी संरचना, रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्तनों से ज्यादा रुचिकर होता है दूध, चाय, चीनी का अनुपात, साग, भाजी। उनकी जिज्ञासा बस इतनी होती है जिससे उनकी नींद में खलल ना पड़े। बहुत घना नहीं होता उनके सपनों का आयतन, बहुत घना नहीं होता उनके सपनों का आयतन। यहाँ तक कि धर्म, जाति, मजहब की चादर ओढ़कर विज्ञान पढ़ती हैं लड़कियां। ज्ञान के लिए विज्ञान कब पढ़ती हैं लड़कियां? ज्ञान के लिए विज्ञान क्यों नहीं पढ़ती लड़कियां? नमस्कार, मैं हर्ष काफर। हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ और आप भी चलिए टक टक टक। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है बकौल में और मैं हूं हर्ष काफर और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर माया गोला। पहले तो मैम आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा मैं क्योंकि हमारा दोनों का बर्थडे सेम डेट पे पड़ता है। अच्छा, 8 फरवरी को। 8 फरवरी को ठीक है। अरे वाह। आपका पड़ता है 8 फरवरी 1975। हाँ। और मेरा पड़ता है 8 फरवरी 1990। अरे वाह। तो जो अंग्रेजी सनसाइन है ना मैम, उसके हिसाब से हमारी राशि भी सेम है। हम लोग काफी क्या नाम कहते हैं, बुद्धिमान लोग हैं और काफी स्वतंत्र लोग हैं, ऊर्जावान भी। हाँ, ऊर्जावान भी हैं। तो बिल्कुल। आप क्या मानती है राशि को? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, राशियों पे कोई आपका ऐसा है नहीं कि हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं? नहीं, जो मान्यताएं हैं बस उनको सुन के एक सुखद अनुभूति होती है, लेकिन विश्वास उस तरह से नहीं है कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ। तो मैम, मैं जो आता हूँ पुरुष सत्तात्मक समाज से आता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। मतलब मैंने अपने जितने भी मैं औरतों से मिला हूँ या जितनी भी स्त्रियों से मिला हूँ, वो सारे मैंने मतलब संबंधों से जाने हैं वो रिश्ते। माँ, बेटी, बहन, भतीजी, भांजी। तो कौन है औरत जिसकी आप बात करना चाह रही हैं? वो कौन है औरत? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्त्री है कौन? बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें, कुदरतन देखें, तो दो ही जातियां हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन जिस तरह से पुरुष का जीवन होता है या पुरुष की परवरिश होती है, उस तरह से स्त्री की नहीं होती है। मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि स्त्री के लिए कुछ और मानदंड गढ़े जाते हैं और पुरुष के लिए कुछ और मुझे लगता है कि इन दोनों के ही कारण जो स्त्री के जीवन में और जो पुरुष के जीवन में बहुत सारे विरोधाभास आ जाते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष में बहुत ज्यादा एक जो अंतर है वो जैविक अंतर है, लेकिन जो हमने सामाजिक अंतर स्त्री को दिया है और उसके कारण उसका जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो मैं इस तरह से औरत को परिभाषित करना चाहूंगी और ये पहले से है और ये आज भी मौजूद है। जो आपकी पृष्ठभूमि थी, जहां आपकी परिस्थितियां थी, वो किस किस्म की थी, वो जानना चाहता हूँ मैं अपनी परिस्थितियों की बात करूं तो मैंने अपने बचपन में अपने को बहुत विद्रोही पाया मैंने अपने को। और जो मेरा, चाहे मेरा परिवार का परिवेश था या मेरे आसपास का पड़ोस का परिवेश या समाज का परिवेश, तो उसके प्रति मैंने देखा कि एक विद्रोह और साथ में गुस्सा मैं अपने भीतर महसूस करती थी। और शायद ये पृष्ठभूमि या नींव बनी मेरे लेखन की। मैंने विद्रोही बहुत पाया अपने को शुरू से ही। जो मेरा मुझे मैं अगर अपने बचपन में अगर मैं जाना चाहूँ या जहाँ से मुझे लगा कि एक लेखकीय
बीज मेरे भीतर कहीं आकार ले रहा था या पनप रहा था, तो मैंने देखा कि मतलब मैंने पाया कि मैं विद्रोही हूँ स्वभाव से, और आसपास के जो परिवेश था उसके प्रति मैंने अपने भीतर एक गुस्सा पाया मैंने। और शायद इन्हीं को समझने के लिए कि गुस्सा मैं क्यों हूँ उस परिवेश से, चाहे वो मेरे परिवार के भीतर का परिवेश हो, चाहे मेरे परिवार के बाहर का परिवेश हो, और उस गुस्से ने ही शायद मुझे विद्रोही बनाया, और शायद एक दृष्टि भी दी कि मैं चीज़ों को समझूं या जानने की कोशिश करूं कि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें मेरे सामने आती थी मैं कभी संतुष्ट नहीं हुई उनसे, मुझे लगता था कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है जो सामने आने चाहिए, और जो जीवन हम जी रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वो शायद उनको एक बनावटी जीवन उनको जीना पड़ रहा है और वास्तविकता कुछ और है। तो इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें चली मेरे दिमाग में, और मुझे लगा कि लेखन मेरे लिए एक बहुत सही जरिया है कि मैं अपने को वहाँ लिख सकती हूँ, अभिव्यक्त कर सकती हूँ अपने गुस्से को और अपने विद्रोह को। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चल लूं, 2019 में कोरोना आया था, कोरोना महामारी जो आई थी, उससे पहले की माया गोला कुछ और दिखती है और उसके बाद की माया गोला कुछ और दिखती है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आपका प्रश्न ठीक है, मैं सहमत भी हूँ इस प्रश्न से। मुझे लगता है कि मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उस महामारी ने आपकी जिंदगी को भी कितना बदला है, ये भी जानना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, जब भी महामारियां आई हैं तो व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है, और बार बार मैं समाज में जिस तरह से जाति व्यवस्था में उसको नहीं मानती हूँ, और मैं दो ही जातियां देखती हूँ, स्त्री और पुरुष के, तो मैं यही यहाँ पर भी यही कहूंगी कि वो महामारी ने पुरुषों को भी प्रभावित किया और स्त्री को भी प्रभावित किया, लेकिन प्रभावित हाँ दूसरे तरीके से किया, पुरुष को दूसरे तरीके से किया कि उसका जीवन, जिस तरह से हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसमें पुरुष का जीवन ज्यादातर बाहर का ही होता है, बाहर वो ज्यादा अपना जो गतिविधियां हैं बाहर ज्यादा संचालित करता है वो, और स्त्री की घर में ज्यादा रहती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों का ही जीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पुरुषों का अलग तरीके से प्रभावित हुआ है कि उनके लिए जो उनको परिवार के भरण पोषण के लिए जो उनके पास उनको रोजगार था उस वो प्रभावित हुआ, या नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, या जो हमारा एक आर्थिक स्थिति थोड़ी सी जिनकी कमजोर होती है वो वर्ग बहुत ज्यादा बुरी तरह से वो प्रभावित हुआ कि कैसे हम अपना जीवन कैसे वो करें, चलाएं। और स्त्रियों का इस तरह से प्रभावित हुआ कि वो घर में है, उन्हें मतलब अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो भी उनका पक्ष से प्रभावित हुआ, और वो नहीं है तो फिर वो पति पर निर्भर है, और पति चूंकि इस महामारी से प्रभावित है, तो मुझे लगता है कि संबंध जो आपस के उनके पारिवारिक संबंध होंगे वो निश्चित रूप से प्रभावित हुए होंगे। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान मैं कहीं पर पढ़ रही थी मैं कि उस समय जो महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती है तो उस समय उसका ग्राफ बहुत बढ़ गया था, ये मैंने उस समय हाँ। और मुझे लगता है ये शायद काल्पनिक नहीं है, तथ्यात्मक ही बात है ये, और इसमें के आंकड़े भी हैं। तो उस पे हमें मतलब थोड़ा सा बहुत मंथन करने की जरूरत है और चिंतन करने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्या हुआ उन दो व्यक्ति जो साथ रह रहे हैं, और जिस तरह से हमारे यहाँ विवाह की कल्पना है, बड़ी सुखद कल्पना है हमारे यहाँ विवाह की, और वो अमूमन जो पुरुष बाहर रह रहा है और अमूमन सामान्यतया स्त्री अंदर रह रही है, पुरुष बाहर रह रहा है, और उनको कोरोना महामारी के कारण एक माहौल उनको मिला या कहीं की एक मौका मिला कि वो साथ रहें, और वो रह रहे हैं, मतलब जबरदस्ती ही एक तरह से उनको मौका दे दिया, मिल गया उनको कि साथ रहें। लेकिन अगर हमारी विवाह संस्था इतनी अच्छी है या उसमें कहीं कोई घालमेल नहीं है या कहीं कुछ उसमें बुराइयां नहीं हैं, तो फिर वो तो संबंध अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि व्यवहार में हम देखते हैं कि उस समय तो ऐसी दुर्घटनाएं घटी स्त्रियों के जीवन में। इसका मतलब कि अगर घरेलू हिंसा उस समय हुई और वो बड़े पैमाने पर हुई, और उससे वो बाहर निकल के वो बात गई, परिवार से वो बात निकल के बाहर तक गई, पुलिस तक वो बात चली गई या औरों तक, समाज के दूसरे व्यक्तियों तक चले गए, तो निश्चित रूप से वो हिंसा फिर बड़ी होगी और वो मानसिक रूप से शायद बहुत कष्टकारी होगी। तो आपका जीवन के में कितना प्रभाव पड़ा है? मुझे उस समय घर में रहना बड़ा असहज लगता था मुझे
कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं करना चाह रही हूँ वो उस समय मैं यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ। और क्योंकि मेरे जो पति हैं, हम दोनों मतलब एक ही कार्य क्षेत्र से आते हैं, हम दोनों ही उच्च शिक्षा में हैं। जी तो वो हमारा एक वैचारिक तालमेल की कार्य क्षेत्र की क्या गतिविधियां होती हैं, क्या जी समस्याएं होती हैं, वो उसमें हमें मतलब बहुत ज़्यादा समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी उस तरह से नहीं था, लेकिन ये मुझे लगा कि मतलब अगर आप बाहर काम करने जा रहे हैं तो शायद वो आपके लिए बहुत स्वस्थकारी आपके लिए वो माहौल बन जाता है, और वहाँ आप अपने को बहुत बेहतर अभिव्यक्त कर सकते हैं। घर में शायद उस तरह की स्थितियाँ महिला के लिए, जिस तरह से हमारा परिवार का ढांचा है या समाज का ढांचा है, वहाँ पर उसको फिर बहुत सारी चीज़ों में कभी कभी अभिव्यक्त वो चाहते हुए भी नहीं कर पाती है खुद को, शायद चाहे मैं ही क्यों ना हूँ फिर वो। फिल्म देखने का समय मिल रहा है आपको? फिल्म फिल्म देखना मैं वैसे तो पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लगे कि इस फिल्म में कोई बात है तो मैं फिर उसको मतलब कल एक देखना। फिल्म आई है बहुत बढ़िया, जवान। हाँ। जवान। आपने शाहरुख की एक फिल्म देखी है, रब ने बना दी हाँ, जोड़ी? रब ने बना दी जोड़ी। उसमें एक करेक्टर है शाहरुख का ही, हम्म। वो कहता है, तानी पार्टनर, हम्म। आज तक ये समझ नहीं आया है कि लड़कियों को लड़कों में चाहिए क्या। हम्म। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब। और मुझे लगता है इसका जवाब शायद हर लड़की के पास अलग अलग हाँ, अलग तो अलग। आपका क्या जवाब है वही जानना चाहूंगा मैं। और मुझे तो मेरा जो जवाब था, जो पहले था मेरा जवाब, और वो मेरा जवाब वो आज भी है कि मुझे बहुत हैंडसम टाइप के जो लड़के थे वो मुझे कभी नहीं पसंद आए। जी और मुझे एक बौद्धिक बौद्धिक किस्म के लड़के, वो मेरे हमेशा मतलब चाहना रही। और मैं एक छोटा सा एक वाकया मैं आप कहें तो जी बताऊं जी मैं आपको। बताइए, हमारे पास बहुत समय है। जब मैं एमए कर रही थी मैं, जी जी तो उस दौरान एक सरिता करके दिल्ली प्रेस की एक व्यवसायिक पत्रिका निकलती थी, सरिता। सरिता। जी जी तो उसको भी मैं पढ़ती थी, पढ़ने का शौक था। तो जो पत्रिकाएं उस समय उपलब्ध, आज की तरह उस समय सुमन नहीं। सौरभ और हाँ, सरिता। सुमन सौरभ, सरिता, और हाँ। ये चंपक भी पढ़ी है हाँ, बचपन में चंपक। बहुत सारी। जी जी ऐसी और भी पत्रिकाएं पढ़ी हैं। तो सरिता में पीछे से वो वैवाहिक विज्ञापन उसमें दिए जाते थे। जी जी तो पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दूं, आपने बात की है तो लड़कों की कि कैसे आपको पसंद थे। हाँ। मैं विवाह नहीं करना चाहती थी मैं। जी 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 तो पता नहीं क्यों बहुत अरुचि थी बचपन से, और पढ़ने में और लिखने में बहुत मन रमता था। तो शायद ये कारण हो कि उधर नहीं रुझान हो पाया। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुझे हैंडसम टाइप के लड़के मुझे नहीं पसंद आए, बचपन से ही नहीं पसंद थे और आज भी नहीं पसंद मुझे। तो उसमें उसी दौरान ये हुआ कि जो मेरी माँ थी उनकी मृत्यु हो गई। और जब एक भावनात्मक लगाव तो रहता ही है माँ से, तो वो शायद वो एक कमी रही। और मेरी माँ चाहती थी कि मैं विवाह करूं, और अपने परिवार में सबसे बाद में मेरा ही विवाह हुआ है। मेरे तीनों भाई बहनों का मुझसे पहले हुआ, भाई का तो खैर अभी बाद में हुआ, बहनों का। तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं विवाह करूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। तो थोड़ा सा मेरी माँ बड़ा एक कष्ट में भी रहती थी कि ये इस तरह से है और समाज हमारा इस तरह से है, तो कैसे इसका जीवन निर्वाह होगा, कैसे कटेगा। तो लेकिन ऐसा हुआ कि मम्मी की, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और तब थोड़ा सा जो भावनात्मक कमी मुझे लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रेम जैसी कोई चीज होती है, या उसको पाने का विवाह भी एक मतलब विवाह एक जरिया हो सकता है। तो अब चूंकि मुझे हैंडसम लड़के कभी पसंद नहीं थे, तो वो मैं जब सरिता पढ़ती थी तो उसमें मैं देखती थी वैवाहिक विज्ञापन उसमें आते थे, और मैं पहले कभी मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। सर तो काफी हैंडसम है। अब वो इत्तेफाक रहा कि वो लेकिन वो बौद्धिक भी है। बौद्धिक भी है। तो चलो, सही है। तो उसमें वैवाहिक विज्ञापन जो मैं मतलब शुरू में मेरा उसमें कोई रुचि नहीं थी, बाद में जब इस तरह से मुझे लगा तो मैंने वो खंगाले। और उसमें एक विज्ञापन था उसमें कि एक अंधा व्यक्ति है और उसको मतलब एक लड़की की ऐसे जरूरत है। तो मतलब मैंने उसको जो सरिता में, क्योंकि मैं प्रतिक्रियाएं भी देती थी, कभी मेरी रचनाएं भी उसमें छपी हैं बहुत पहले शुरुआती दौर में, तो मैंने उनको मतलब पत्र लिखा
कि ऐसे ऐसे आपकी उसमें एक ये विज्ञापन छपा है और मैं इस व्यक्ति से, जो अंधा व्यक्ति है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। अच्छा। तो तो प्रकाशक का जवाब आया था मुझे, तो मैंने जब उनको पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि ये मतलब आप भावना के वशीभूत होकर के ले रही हैं, या बहुत अपने निर्णय पर आप मतलब अडिग हैं, या क्यों आप इस तरह से सोच रही हैं, क्योंकि अमूमन तो ऐसा कोई मतलब सोचता नहीं है। तो उन्होंने मतलब एक बार को मुझे मौका दिया कि मैं पुनर्मंथन करूं अपने इस विचार पर, और उसके बाद से फिर जीवन तरह तरह के मोड़ आए और तरह तरह की चीजें होती गई। तो मतलब ये भी एक वाकया था कि मैंने, हाँ फिर हाँ ये तो अरेंज मैरिज ही थी? नहीं, ये भी प्रेम विवाह है। वाह वाह, क्योंकि मैं प्रेम को मतलब मेरी एक तरह से आप कहें कि जैसे अगर हम माने दर्शन में, अगर हम माने तो शरीर है, उसमें आत्मा है, तो ऐसे ही मैं मानती हूँ कि मैं अपने ये प्रेम प्रेम, विवाह था। ये हाँ, मैं प्रेम को इतनी मतलब तवज्जो देती हूँ, तरजीह देती हूँ। बौद्धिक से मेरे को याद आया है, वैसे बौद्धिक से मेरे को कुछ याद नहीं आया है, मैं बस सवाल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि माया गोला लिखती है वो औरत कविता में कि स्त्रियों को खुरच देनी चाहिए खजुराहो की मूर्तियां। क्या माया गोला स्त्री को देह से परे नहीं देख पा रही है? क्या माया गोला शिव और शक्ति को अलग कर देना चाहती हैं? क्योंकि वहां पुरुष की भी वैसी ही उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, उसको वो सहज तरीके से देख रही है, लेकिन स्त्री की मूर्तियों को, स्त्री की उत्कीर्ण जो भी वो है स्ट्रक्चर, उसको खुरचना चाहती हैं। क्या माया गोला स्त्री को देह से परे नहीं देख पा रही है? देखिए, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ, थोड़ा सा लंबा इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। बिल्कुल। देखिए, जो हमारी पितृसत्ता है, तो वहाँ स्त्री दूसरे पायदान पर खड़ी है, पुरुष पहले पायदान पर है। वहाँ दोनों एक ही पायदान पर नहीं खड़े हैं, पहली बात ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको। दूसरे पायदान पर स्त्री खड़ी है। दूसरा बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि स्त्री को मैं देह से परे ही देखना चाह रही हूँ, मैं देह से परे उसको देखना चाह रही हूँ, लेकिन हमारे समाज में और हमारे परिवारों में स्त्री को देह केंद्रित ही देखा जाता है। आप इसको जैसे आपने मेरी कविता की जो पंक्तियां कही कि वो इस तरह से हैं कि औरतें खुरद देना चाहती हैं, हाँ। खजुराहो के स्थापत्य से काम उत्कीर्ण देह अपनी। बिल्कुल। तो मतलब मैं सोचती कि स्त्री को काम का केंद्र क्यों बनाया गया है, स्त्री को काम का ही केंद्र क्यों ज्यादा बनाया गया है, केंद्र बनाया गया, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है उसमें, ठीक है। स्त्री को काम का केंद्र बनाया गया है, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इसमें है कि स्त्री को ज्यादा काम का केंद्र क्यों बनाया गया है। इसका आप उदाहरण ये देखिए कि आप जैसे बलात्कार होते हैं जी, तो स्त्रियों के ही होते हैं जी। या आप देखिए जो वैश्यालय हैं वहां भी आप देखिए स्त्रियां ही हैं। तो मुझे, या आप उससे बहुत पहले अगर आप जाएं इतिहास में, तो आप देखिए देवदासियों की प्रथा हमारे यहाँ रही है, जहाँ की जो बालिकाएं थी, छोटी बच्चियां थी, उनको देवालयों में, मंदिरों में भेज दिया जाता था कि अब ये भगवान के सुपुर्द हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा उनका शोषण होता था। तथ्य हैं इस बात के, आंकड़े हैं इस बात के कि उनका शोषण हुआ है वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने एक स्त्री जो पुरुष की तरह ही है प्राकृतिक रूप से, आपने उसको इस कदर देह केंद्रित क्यों बना दिया है। और आप ये देखिए कि आज की जो स्त्री है वो भी अपने को देह से परे नहीं देख पाती है। महादेवी वर्मा की किताब है श्रृंखला की कड़ियां, और एक सिमोन द बोवा की द सेकंड सेक्स है, और प्रभा खेतान की स्त्री उपेक्षिता। तो वहाँ वो बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ ये बातें हैं कि स्त्री को मतलब देह केंद्रित जीवन दिया गया है कि आप उसको देह से परे। आप ही देखिए, पुरुषों के लिए तो कोई घूंघट नहीं है, स्त्रियों के लिए घूंघट की व्यवस्था थी, हालांकि आज वो उस तरह से प्रचलित नहीं है। पुरुषों के लिए तो कोई बुर्का नहीं है, स्त्री के लिए बुर्का है। तो आप उस क्या ढकना चाह रहे हैं, देह ही तो आप ढक रहे हैं उसकी, घूंघट में आप चेहरा ही तो उसका ढक रहे हैं। और कहीं पर आप मतलब आपने इस पूरा जो स्त्री का जीवन है, आपने उसको, उसका दिमाग एक तरफ से
साइड रख दिया है, परे रख दिया है, और आपने उसको खुद उसकी देह उसको सामने रख दी है। और आज की जो स्त्री है वो भी बहुत कम अपने को देह से इतर देख पाती कि मैं एक देह हूँ। ज्यादा उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे ये ढकना है, मुझे ये ढकना है, मुझे घूंघट ढक करना है, मतलब देह केंद्रित, तो उसका ध्यान मतलब देह पर, अपनी ही देह पर ज्यादा केंद्रित है, बजाय उसके कि मैं अपने जो मेरी रुचियां जैसे पुरुष में होंगी स्त्री में भी होंगी कि मैं उनको खंगालूं, उन पर काम करूं या मेहनत करूं। जैसे मेरी एक कविता एक दिन आपने पाठ भी किया था, विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियां, तो वो मतलब विज्ञान भी ज्ञान क्यों नहीं दे पा रहा है उनको, उनका ध्यान भी वहां पर देह पर क्यों है। और ये मैं बहुत इसको मैं ऐसे काल्पनिक रूप में मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत तथ्यात्मक रूप में मैं कह रही हूँ कि जो स्त्रियों का जो जीवन है, जो स्त्रियों को जो जीवन दिया गया है या उसके उनके लिए जो आदर्श गढ़े गए हैं हमारी पितृसत्ता ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवारों ने उनके लिए जो आदर्श गढ़े हैं वो देह केंद्रित है। स्त्री को देह केंद्रित ही माना, आप देखिए इज्जत से जोड़ दिया जाता है स्त्री के जीवन को। मैं ये दूसरे पायदान की बात पे तो बाद में आता हूँ, पहले ये देह केंद्रित को ही सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अभी जो विज्ञान कहने लगा है कि औरत में ज्यादा सेंस है श्रृंगार को लेके, औरत में ज्यादा सेंस है कि वो चीजों को अच्छे से समझ सकती है। तो जब वो समझ सकती है तो श्रृंगार केवल वो दिखाने के लिए कर रही क्या? वो अपने नाखून, अपने बाल कर ली इसलिए भी तो कर रही कि उसे पसंद है। तो आप तो यहाँ पे सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रही है नारी पे ही कि तुम बौद्धिक नहीं हो इसलिए तुम श्रृंगार कर रही हो। क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए मैं स्त्री को बौद्धिक मानती हूँ, लेकिन उसको देह केंद्रित बना दिया गया है। मैं स्त्री को बौद्धिक मानती हूँ, पुरुष के जितना ही, पुरुष के बराबर भी कोई भेद नहीं मानती हूँ मैं। स्त्री भी बौद्धिक है और पुरुष भी बौद्धिक है। मैं पुरुष को यहाँ पर कटघरे में नहीं खड़ा, क्योंकि वो तो खुद व्यवस्था का शिकार है। मैं पुरुष को भी कटघरे में नहीं खड़ा कर रही, मैं तो पितृ सत्ता की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्त्री बौद्धिक नहीं, मैं कह रही हूँ स्त्री बौद्धिक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसको देह केंद्रित बना दिया गया है। उसका ध्यान वो अपने शौक के लिए अगर अपने को संभाले या अपने स्वास्थ्य पर वो ध्यान दे तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कि मुझे कोई देखे, मुझे मेरा पति देखे, मुझे मेरा प्रेमी देखे, मैं समाज में जाऊं तो कोई मेरे कपड़ों की तारीफ करे, कोई मेरी साड़ी की तारीफ करे, कोई मेरे बालों की तारीफ करे, तो ये तो शौक नहीं हुआ ना। नहीं, इस पे मैं सोचूंगा। हाँ, ये तो शौक नहीं, ये तो शौक नहीं हुआ ना। हाँ। क्योंकि मैं स्त्री समाज से आती हूँ और मैंने स्त्री जीवन में जी रही हूँ और मैंने बहुत करीब से मतलब स्त्री जीवन क्या है उसको मैंने देखा है और मैं लिखती हूँ स्त्रियों के संदर्भ में। मैंने बहुत ऐसी जो किताबों के अभी आपको जिक्र किया पढ़ा है भी, एक सुजाता की किताब आई है आलोचना का स्त्री पक्ष। तो ऐसी मतलब तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत जो हम देखते हैं समाज में उसका एक वो ऐसे ही नहीं है, वो बनावटी जीवन है। चाहे स्त्री को, जो स्त्री को जीवन मिला है वो एक बनावटी जीवन है जो उसको दिया गया है। उसका जो असली जीवन है मुझे लगता है वो कुछ और होना चाहिए। ये नारी विमर्श का उद्देश्य स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता तो मैं इस तरह से नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए मैं बार बार मैंने बहुत शुरू में ही आपसे कह दिया था कि मैं दो जातियां मानती हूँ, स्त्री और पुरुष। और देखिए जो तीसरा जीवन आता है इनके संयोग से आता है, जो तीसरा जीवन आएगा स्त्री और पुरुष के संयोग से आएगा। तो स्वतंत्रता की तो बात स्वतः ही खारिज हो गई है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है परिवार में और समाज में जो जमीन पुरुष को दी जाती है अपने जीवन जीने के लिए, वही जमीन स्त्री को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यहीं पे से सवाल पूछना चाहूंगा। जमीन जो पुरुष को दी गई वो उससे वो स्वतंत्र हुआ, जो जमीन, और उसी पुरुष के खिलाफ तो नारीवाद खड़ा हुआ है, पुरुष सत्तात्मकता के खिलाफ नारीवाद खड़ा हुआ है। अगर पुरुष स्वतंत्र है और औरत भी स्वतंत्र होना चाह रही है, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है, क्यों ना इंटरडिपेंडेंसी की बात करें नारी विमर्श। मैं सहमत हूँ यहाँ पर आपकी बात से, क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ अभी जब तक हम विकल्प नहीं देंगे ना तब तक हम किसी चीज को खारिज नहीं कर सकते। आप परिवार का विकल्प हमारे पास नहीं है, हमारे पास विवाह संस्था का विकल्प नहीं है। तो जब हमारे पास अभी विकल्प नहीं है तो जब हमारे पास विकल्प मौजूद है हमें उन्हीं से काम चलाना होगा।
जो समाज व्यवस्था है हमें उसी के अनुसार अभी चलना होगा, जो विवाह संस्था है हमें उसी के अनुसार अभी रहना होगा। तो जब तक हमारे पास विकल्प नहीं है तो हमें उन्हीं के अनुसार अगर चलना है, तो मुझे ये लगता है कि उनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। और स्त्री और पुरुष दोनों ही अभी परिवार से नहीं भाग सकते, ना पुरुष भाग सकता है और ना स्त्री भाग। आप भाग जाइए, कितने दिन आप भागेंगे परिवार से बाहर या समाज से बाहर। लेकिन जो स्त्री है, मुझे लगता है क्योंकि जो एक अलग से जो गुण स्त्री के पास है सृजन का, है ना, जो पुरुष सृजन नहीं कर सकता, मतलब वो बच्चा पैदा उस तरह से, मतलब कोख में शरीर में अपने एक नया जीवन उस तरह से नहीं पैदा कर सकता जो स्त्री कर सकती, ये एक अलग से गुण है। तो इसके कारण उसका जो जीवन है वो परिवार केंद्रित ज्यादा रहता है, एक स्त्री का जीवन। और जो स्त्री है उसी जमीन पर खड़ी होकर के, देखिए परिवार, जो नारी विमर्श है वो परिवार से बाहर नहीं गया है, और जो गया है तो उसका वो भटकाव है। अगर कहीं पर नारी विमर्श परिवार को छोड़ रहा है, उसके बाहर जा करके वो विद्रोह कर रहा है, तो मैं उसको भटकाव मानूंगी। लेकिन स्त्री, जो आज का जो नारी विमर्श है वो परिवार को खारिज नहीं कर रहा है, वो परिवार की जमीन पर खड़ी होकर के स्त्रियां अपना हक मांग रही हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर वही कार्य क्षेत्र जो पुरुषों को दिया गया है, वही कार्य क्षेत्र अगर औरतों को दिया जाए, तो इस कि भाई आप भी काम कर रहे हैं, आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, मैं भी उड़ा सकती हूँ, तो ये मांग आप बताइए कैसे कैसे गलत है? क्योंकि हमारा जो परिवार है वो कहता है कि भाई आपके लिए ये कार्य क्षेत्र है, आपको रोटी बनानी चाहिए, आपको खाना बनाना चाहिए, आपको कपड़े धोने चाहिए, आपको बच्चे पालने चाहिए, और पुरुष आपके लिए बाहर की दुनिया आपके लिए है। तो लेकिन जो आज का जीवन है, आप तो देखिए आज भी महिलाएं, आज तो मैं खुद अपना उदाहरण दूं कि मैं बाहर काम कर रही हूँ, मैं बाहर काम कर रही हूँ। पुरुष तो पहले से कर ही रहा था, लेकिन आज स्त्रियां भी कर रही हैं। लेकिन जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो अभी बदला नहीं है, और चूंकि समाज का ही हिस्सा परिवार है तो उसमें भी बदलाव नहीं आया, और मुझे लगता है वो विरोधाभास का वो कारण है। और कार्य क्षमता जो पुरुष में है वो स्त्री में भी हो सकती है। अब आप ये बताइए कि एक डायनामाइट से पहाड़ पुरुष उठा रहा है तो उसमें कितना श्रम लग रहा है, क्या वो श्रम स्त्री नहीं कर सकती है? तो कि ये काम या ये ट्रेन महिला नहीं चला सकती, या ट्रक महिला नहीं चला सकती, या बाहर जो और मेहनत के काम है वो स्त्री नहीं कर सकती। तो ये मुझे लगता है इन मानदंडों में परिवर्तन होना चाहिए। और स्त्री में मर्द से, जो सार्थक स्त्री में मर्द है, वो इन्हीं की बात करता है, इन्हीं मुद्दों की बात करता है। लक्षित के आ जाने के बाद कितना परिवर्तित हुआ है जीवन। दूसरा, जब उसकी देखभाल की बात है तो अधिकतर आप ही करती होंगी, मेरे को ऐसा लगता है, आप अपना आंसर दीजिएगा। तो खींच नहीं उठती कभी? हाँ, मैं यही बात आपसे कह रही हूँ। मैंने अभी कहा था, देखिए मैं हर चीज को पहले मैंने कहा है, मैं उसको बाद में मैं जरूर कोट करती हूँ, जोड़ती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा समाज नहीं बदला है, परिवार नहीं बदला है, तो मैं वो यहाँ पर मेरे इस उत्तर में मौजूद रहेगा। जब एक स्त्री माँ बनती है, तो जब आपको अनुभव हो जाता है किसी चीज का, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं। और जब आपको अनुभव नहीं है तो फिर हो सकता है आप दूसरों के अनुभव से बात करें, या काल्पनिक बात आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं आपको कि माँ बनना, क्योंकि ये स्त्री जीवन का अनुभव है, बहुत सुखद अनुभव नहीं होता है। माँ बनना बहुत सुखद अनुभव नहीं होता है, कष्टकारी अनुभव होता है। और इसी अनुभव को मतलब हमारे समाज ने इतना महिमा मंडित कर दिया है कि एक स्त्री अगर वो माँ नहीं बनती है तो वो अपने को अधूरा महसूस करती है। लेकिन अगर एक स्त्री माँ बनती है तो जिस तरह से उसके लिए कल्पनाएं की गई हैं, माँ तुम्हारे पैरों में जन्नत है, माँ तुम ये हो, माँ तुम वो हो, तो मुझे लगता है कि इतनी हवाई बातें या इतनी काल्पनिक आदर्श गढ़ने से पहले क्या उस स्त्री से पूछा भी गया था कभी कि आप भी बताइए अपना अनुभव, आप इसको कैसे देखती हैं? मुझे क्यों देवी बनाया जा रहा है? मुझे देवी क्यों बनाया जा रहा है? जी, माँ को हमने देवी का रूप दे दिया है। पहले आप माँ का उसका देवी अगर आप बना रहे हैं तो उसके कष्टों पर भी तो आप बात कर लीजिए। आप कष्ट तो उसका बिल्कुल साइड कर देते हैं, एक तरह से हाशिए पर डाल देते हैं आप कष्ट को, और उसको जो वो संतान वो जन्मती है
उसके आधार पर उसका जो माँ की पदवी आपने दी है उसको आप इतना ग्लोरीफाई आप कर देते हैं उसको, कि मुझे लगता है कि वो खुद जो एक माँ बनी हुई स्त्री है उस दृष्टि को उदाहरण ले लेती कि हाँ मेरा चरित्र ही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कहना चाहूंगी कि माँ बनना, उस प्रक्रिया से गुजरना, वो जो 9 महीने का समय होता है वो एक कष्टकारी समय है। और उसके बाद छोटे बच्चे को पालना, और उसके बाद से आपके जो आपके शरीर में बहुत सारे जो हार्मोन हैं उनमें बदलाव आता है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नॉर्मल रहें, कूल रहें। और दूसरा उस चीज को नहीं समझ रहा है क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, उसको नहीं समझ रहा है, ना समाज ने उसको सिखाया और ना परिवार ने उसको सिखाया, तो वो तो समझ ही नहीं रहा है कि स्त्री की समस्या क्या है, जो स्त्री अभी माँ बनी है उसकी क्या समस्या है। तो निश्चित रूप से एक स्त्री के जीवन में माँ बनना, जब वो एक संतान सामने, जब हमारी रचना हमारे सामने आ जाती है, तो जो उससे वो स्वाभाविक प्यार है वो पिता को भी होगा, माँ को भी होगा। मुझे भी है, अपने बेटे से बहुत प्यार है, लेकिन प्रक्रिया कष्टकारी है, प्रक्रिया बहुत कष्टकारी है। और बच्चे को पालने में आपको मतलब आपकी जो रात है वो छोटी हो सकती है, आपके दिन बहुत लंबे हो सकते हैं, आपका श्रम बहुत ज्यादा हो सकता है, और इस जो आपके जीवन एकदम से बदल जाता है, जो आपको दूसरी तरीके के आपको कार्य करने पड़ते हैं उस नए जीवन के लिए, वो कभी कभी निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके भीतर खींच पैदा करता है, कभी कभी ऊब पैदा करता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये सब तो बड़ा क्या हो गया ये जीवन में। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हर स्त्री के जीवन में आती हैं, लेकिन उस पक्ष को छुपा दिया जाता है, उसको सामने ही नहीं आने दिया जाता। मुझे लगता है उस पक्ष पर अगर हम खुलकर बात करें तो शायद बहुत सहज शायद जीवन हो जाएगा, और सहजता से हम चीजों को लेंगे कि हाँ इसका एक पक्ष ये भी है, इसका एक पक्ष यही नहीं है कि राज सिंहासन आपने दे दिया माँ को और उस पर उसको महिमा मंडित कर दिया, और उसके पीछे उसको बैठे बैठे उसकी कमर दुख गई है, या उसको मतलब वो अब खड़ी भी होगी तो कैसी होगी, इतना आपने उस सिंहासन पर उसको बैठाने का आदी बना दिया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इधर और उधर भी दृष्टि हमको डाल लेनी चाहिए। तो माँ होने का जो एक ये जीवन का ये पक्ष मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव के आधार पर इस बात को कह रही हूँ, और इसको हमारे पुरुषों को और हमारे परिवारों को और हमारे समाज को इसको समझना चाहिए। तो माया गोला का यूटोपिया संसार क्या है फिर? यूटोपिया संसार मेरा ये है, देखिए मैं ये मानती हूँ कि मेरा यूटोपिया बहुत बड़ा है। हाँ जी, एक बड़ा यूटोपिया है। तो आप पहले मुझे तभी 3 किताबें आई है, अभी बहुत सी किताबें आनी है। हाँ बिल्कुल। आप जैसे पाठक मिलेंगे और ऐसे समकाल की आवाज, चीनी, नमक और नीम, और अभी आई है उपाधियां लौटाना चाहती हूँ। हाँ, उपाधियां लौटाती हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो क्या यूटोपिया है? तो आप एक मतलब स्त्री होने का यूटोपिया पूछ रहे हैं, या एक मतलब नहीं, समाज के लिए, या स्त्री के लिए पूछ रहे हैं, या पूरे समाज के लिए पूछ रहे हैं? मेरे हिसाब से आप अपना ओवरऑल यूटोपिया के बारे में बात कीजिए। ठीक है। देखिए मेरा यूटोपिया तो ये है, क्योंकि मैं हमेशा जब मैं आज में बात करती हूँ तो मैं बहुत मतलब मानसिक रूप से मैं बहुत पीछे तक चले जाती हूँ, मैं वहां से कड़ियां जोड़ती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा धर्म है और जो हमारे समाज है उसे निश्चित रूप से बदलना चाहिए। और हम धर्म को लेकर के इतने आग्रही हैं, जिसने हमारी संस्कृति को गढ़ा है उसको लेकर के हम इतने आग्रही हो जाते हैं कि हम कुछ बदलना ही नहीं चाहते। जबकि आप ये देखें कि चाहे वो धर्म हो और चाहे वो संस्कृति हो और चाहे समाज हो, ये सब मनुष्य की निर्मितियां हैं, ये प्राकृतिक भी नहीं है। ईश्वर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि ये ईश्वर ने ये सब बनाई है, समाज व्यवस्था और जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था। तो जब ये सारी चीजें मनुष्यकृत हैं तो इनमें क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या धर्म में बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या संस्कृतियों में बदलाव नहीं होना चाहिए? बदलाव होते हुए ही आया है। नहीं, हो तो रहा है, समाज में हो रहा है। आप ये देखिए, समाज में हो रहा है बदलाव, लेकिन जीवनों में कितना बदलाव हुआ है?
जीवनों में कोई मुझे बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया है। मानसिक स्तर पर अगर मैं कहूँ, व्यवहारिक स्तर पर तो बदलाव आ गया है, लेकिन मानसिक स्तर पर हम नहीं है। मानसिक स्तर पर हम बहुत जल्दी सारी चीजों को हम स्वीकार नहीं करते या बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि मुझे लगता है कि धर्म को और जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इनमें मतलब परिवर्तन इनमें होने, अगर हमको एक अच्छा समाज हमको बनाना है, इसलिए मैं बार बार धर्म मेरे लिए एक धर्म के जब मैं बात करती हूँ तो उसके पीछे प्रश्नवाचक मैं लगा देती हूँ। जब मैं ईश्वर की बात करती हूँ उसके पीछे प्रश्नवाचक लगा देती हूँ। आपने धर्म और मजहब साथ भी यूज किया था, मैंने आपसे एक पूछा कविता था। में मैंने किया है। हाँ, जाति धर्म और मजहब ओढ़कर विज्ञान पढ़ती है लड़कियां। विज्ञान पढ़ती सही था, ओढ़कर। ओढ़कर कैसे विज्ञान पढ़ लेते हाँ, हैं। कैसे, हाँ, क्या है ये धर्म और मजहब साथ कैसे यूज किया आपने? हाँ, जबकि धर्म भी वही है, मजहब भी यही है। अभी यूटोपिया की बात ही हो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में प्रसंग आ गया, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि धर्म आपका मेन सब्जेक्ट है। हाँ, यूटोपिया में। हाँ, यूटोपिया में मतलब सुधार। हाँ, सुधार के, सुधार। हाँ, सुधार के उसमें सुधार। और क्या है यूटोपिया? तो मैंने इसको तो मैं स्पष्ट करूं पहले, जो आपने कहा कि धर्म को और मजहब को मैंने क्यों साथ किया। हाँ जी, हाँ जी। इसको मैंने हिंदू और मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है कि जब आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान में तो सारी चीजें तथ्यात्मक हैं। अगर आप सूरज की बात कर रहे हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं कि ये सूरज है। धरती की बात कर रहे हैं तो प्रामाणिक बात आप करेंगे। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि वहां क्यों नहीं पहुंचती कि ये धर्म तो एक काल्पनिक चीज है। आपकी दृष्टि, आप उस धर्म को ओढ़ करके, मजहब में कह रही हूँ कि मैंने देखा है कि पूरा बुर्का ओढ़ के, पूरा ये बुर्का ना भी होने तो सर पे पूरा कपड़ा लपेट के आप रसायन विज्ञान आप पढ़ने जा रही हैं। और अगर आप हिंदू हैं तो टीका लगा के या कुछ माला पहन के इस तरह से जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप विज्ञान पढ़े तो आपकी दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। ये मेरा मतलब था कि धर्म और मजहब, मजहब भी मुझे दिखता है वहां पर कि आपने ये ओढ़ा हुआ है, आपने ये पूरा सर लपेटा हुआ है आपने। और धर्म में जो भी आप, मैंने कहा कि टीका लगा रहे हैं या कुछ इस तरह से प्रतीक आप धारण कर रहे हैं। तो विज्ञान में मुझे लगता है खास तौर पर आपकी दृष्टि, विज्ञान पढ़े तो वैज्ञानिक आपकी दृष्टि होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। तो यूटोपिया की ही बात बोलिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि धर्म एक मनुष्यकृत व्यवस्था है। सुधार हो। हाँ, इन चीजों में मुझे लगता है सुधार होना चाहिए। और दूसरा है कि प्रेम को मैं बहुत महत्व देती हूँ जी, कि आपको मतलब दूसरे के प्रति, जो दूसरा मनुष्य है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक प्रेम भाव आपको रखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है मनुष्य के भीतर प्रेम प्राकृतिक है। और जैसे हमारे भीतर जैसे बहुत सारे गुण हैं हमारे भीतर, जैसे हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, या प्रेम हम महसूस करते हैं, या कभी कभी हम क्रोध में भी हो जाते हैं। तो इस तरह के 9-10 भाव मनुष्य के भीतर होते हैं। तो ये देखिए, ये सहज हैं और ये प्राकृतिक भाव हैं। अगर आप हंस रहे हैं तो कारण बाहर है लेकिन हंसी आपके भीतर से आ रही है, या अगर आप रो रहे हैं तो कारण भले ही बाहर हो लेकिन आंसू आपके भीतर से आ रहे हैं। इसका मतलब वो चीज आपके भीतर मौजूद है। तो जो चीज प्राकृतिक है आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप नकार रहे हैं। और जो चीज अप्राकृतिक रूप से मनुष्य ने गढ़ दी है उसको आपने पूरे जीवन पर आपने हावी कर दिया है। और उसके कारण आप मतलब आपने एक ऐसा धर्म की व्यवस्था गढ़ दी है, आपने एक ऐसी जातियों की व्यवस्था गढ़ दी है कि आप एक सामने वाले व्यक्ति से कि ये इस जाति का है तो आप प्रेम ही नहीं कर पा रहे, ये इस धर्म का है तो आप प्रेम ही नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें, मतलब मुझे लगता है कि हम इंसान होकर के, जबकि हम कहते हैं कि इंसान तो एक बौद्धिक प्राणी है, तो मैं सोचती हूँ वो क्यों नहीं सोच पाता है इस तरह से, क्यों नहीं आखिर वो देख पाता है कि मतलब ये काल्पनिक चीजें हैं, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था। जानवरों में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मनुष्यों में है। और उसमें हमें क्यों नहीं सुधार हमको करना, क्यों नहीं हम सुधार करते हैं। और आज तो ये बड़े मतलब जटिल रूप में, एक उलझे हुए रूप में जाति और धर्म हमारे सामने है, बड़े निकृष्टतम रूप में हमारे सामने आ गए हैं। तो मन बड़ी खीज होती है इन चीजों को लेकर। आपने एक लेखक की तरीके से देखा है इसे, या ये आपके अनुभव है? ये लेखक की तरह भी हैं और मेरे अपने अनुभव भी हैं, अपने अनुभव भी हैं और लेखक की तरह से भी मैंने इसको देखा है। कारण बाहर है, हम दोनों हंसने के लिए तैयार हैं, आप जोक सुना रहे हो आप। कारण बाहर है और आपके अंदर है जो जोक नहीं सुनाते, एक जोक तो सुना रहे हो आप। एक जोक आता ही नहीं, जोक
जोक नहीं नहीं हो सुनाऊंगी। पाएगा। जोक नहीं अब सुनाऊंगी। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ आप सुनाइए जोक। कि एसएसजे कैंपस से अभी तक मतलब ये एक नेताओं की फैक्ट्री रहा है हम्म कुमाऊं के लिए। अब आने बंद हो गए, क्या फैक्ट्री बंद हो गई क्या ये? हम्म, क्या बात हो गई कि नेता निकलने ही बंद हो गए उधर से? हाँ, एक समय था कि मतलब निकले जिनके बड़े, हाँ जो फलक पर जिनका बड़ा नाम हो, बिल्कुल, तो ऐसे ही तो। अभी भी हैं वो लोग। हाँ, अभी भी है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आजकल बंद हो गई क्या वो फैक्ट्री? नहीं, फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। हाँ तो आप ये देखिए, एसएससी कैंपस को आप पूरे देश में फैला दीजिए, वहां से भी तो नहीं निकल रहे हैं ना कोई बड़े नेता। बड़ा कद, जिसका बड़ा कद हो, जिसका बिल्कुल। नाम बड़ा नहीं हो, बड़ा हम्म, कद हो जिसको, वहां जब भारत के परिदृश्य पर नहीं है, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है। मतलब राजनीति की गिरावट मैं मानती हूँ, या इसको जीवन की गिरावट भी आप मान सकते हैं कि जब जीवन में नहीं है तो राजनीति में भी नहीं है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए राजनीति तो होती है, खूब होती है, हम्म, कैंपसों में खूब होती है, ये हम्म, कैंपस भी उसका अपवाद नहीं है। लेकिन हम्म, जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात सही है कि उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं। तो शायद सोच उनकी नहीं है, या उस तरह से एक त्वरित लाभ लेने की प्रवृत्ति हो गई है कि हम पद में आए तो त्वरित लाभ उसका कैसा ले लें, और समाज को हम क्या दें, वो शायद वो मूल्य नहीं रहे अब। ये कारण मुझे नजर आता है। एक मैंने 3 लाइनें लिखी है, आपकी नजर है कि साहित्य और कविता में बहुत राजनीति हो गई है, क्यों ना असल राजनीति की जाए। ये मेरी 3 लाइनें हैं। अच्छी लगी आपको? बिल्कुल अच्छी लगी। बिल्कुल, साहित्य और कविता में बहुत राजनीति हो गई है, क्यों ना असल राजनीति की जाए। क्यों ना असल राजनीति की जाए। अब बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन में कितनी राजनीति है? हायर एजुकेशन में हाँ। और मतलब राजनीति के संदर्भ में ही पूछ रहे हैं प्रश्न, या इसमें और हायर किसी- एजुकेशन की अपनी राजनीति क्या है? कि मतलब लोग कहते हैं कि सबसे तगड़ी राजनीति हायर एजुकेशन में है। बताएं, कुछ पत्ते खोलें जितने खोल सकते हैं। अच्छा, कि मैं खुद मतलब उच्च शिक्षा में हूँ, तो ठीक है, आपका प्रश्न मुझसे बनता है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति तो जीवन के हर क्षेत्र में है। बिल्कुल, है ना? आप देखिए, जैसे परिवार का होता है ना, कि एक बड़ा सदस्य होता है, वो अपनी चलाना चाहता है कि मेरा रहे कब्जा इस परिवार पर, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। तो ऐसे ही समाज में राजनीति का है, जो भी चीजें हैं वो राजनीति से प्रभावित हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि जो समाज का सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, और जो समाज का सबसे नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है, और जो बीच का व्यक्ति है, सबके जीवन राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। तो आप तो उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र कैसे अछूता रहेगा? राजनीति वहां भी है, राजनीति वहां भी है, राजनीति। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि एक बड़ी डिग्री जो होती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसका मतलब ही है कि ज्ञान से प्रेम, जी। तो मुझे लगता है कि आज उच्च शिक्षा में ज्ञान से प्रेम नहीं, राजनीति से प्रेम हो गया है। और हम देखते हैं कि जो हमको बहुत चीजें विश्वविद्यालयों के द्वारा बदल जानी चाहिए थी समाज में, वो शायद इसीलिए नहीं बदल पा रही हैं, क्योंकि वो जो विश्वविद्यालय हैं वो ज्ञान के केंद्र नहीं रहे हैं, राजनीति के केंद्र ज्यादा हो गए हैं। और राजनीति भी वो नहीं कि हम समाज को हम क्या देंगे, एक बेहतर हमारा समाज हो और समाज के लोग एक बेहतर जीवन जिए, ये राजनीति नहीं कि मेरा हित कैसे हो, व्यक्तिगत लाभ। तो इसका अपवाद उच्च शिक्षा भी नहीं है, यहाँ भी ये चीज है। तो देखो भैया, लाइट चली गई थी, हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास जनरेटर नहीं था, और मैम और हमने कॉफी पी ली इस बीच में। तो अब हमारे पास एक राउंड है जिसपे है हम ऑडियंस के सवाल लेते हैं। ऑडियंस ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, उन्हीं को मैं मैम से पूछूंगा, और अपेक्षा करते हैं कि मैम सारे सवालों का सही जवाब देंगी। बिल्कुल, पूरी कोशिश करूंगी। लक्ष्मण ब्रजमुख का सवाल है, आप नारी विमर्श लिख रही हैं, लेकिन नारी की स्थिति आज तो अच्छी जगह पर है, पुरुषों के शोषण पर आप कब लिखेंगी? और मैं इसमें एक और क्वेश्चन, समलैंगिकों पे भी लिखेंगी क्या आप? 3 सवाल एक साथ आ गए आपके। ठीक है कि मैं, नारी की पोजीशन सही है, पुरुष अभी भी शोषित है, और समलैंगिकों पे भी लिखेंगी क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल।
नारी की स्थिति ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। हाँ। जो लक्ष्मण अब विष्णु ठीक की, होने लगी हाँ हाँ है। ठीक होने लगी है, मतलब वर्तमान में हाँ। बहुत हद तक ठीक है। मैं इस बात को काट नहीं रही हूँ, इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं एक अच्छे पद पर मैं बैठी हूँ जी। और अच्छा खासा वेतन भी मुझे मिलता है। तो और ऐसे ही अनगिनत स्त्रियां हैं आज हमारे समाज में, तो निश्चित रूप से स्त्री की जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है। जो मुझे दोष लगता है कि वो व्यवस्था जो हमारी बदल जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बदली है, और उस व्यवस्था जो हमारी समाज व्यवस्था है जी। समाज के भीतर जो परिवार के लिए जो व्यवस्था है वो नहीं बदली है। अब जीवन चूंकि स्त्री का बदल गया है, पुरुष का तो पहले से ही जो था वही उसका था, लेकिन स्त्री का जीवन बदल गया है। अब स्त्री का जीवन बदल गया है और पुरुष का जीवन वही था जो पहले था, और हमारी समाज व्यवस्था नहीं है। तो विरोधाभास मैं देखती हूँ कि पहले की तुलना में और ज्यादा विरोधाभास बढ़ गया है। कि आप ये देखिए कि पहले इतने तलाक नहीं हुआ करते थे जितने अब हो रहे हैं जी। उसका कारण क्या है? स्त्री जागरूक है, अब उसको पता है कि ये चीजें मेरे हित में नहीं है जो मेरे साथ हो रही हैं, ये इनका मुझे विद्रोह करना चाहिए। और वो एक विवाह संस्था में है जो कि एक तरह से व्यवस्था है या सत्ता का प्रतीक भी हम उसको कह सकते हैं, तो वो उसे विद्रोह कर दे रही है और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ विवाह विच्छेद हो रहे हैं। और यही स्थिति रही अगर हमारी यही समाज व्यवस्था अगर बरकरार रही तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे संयुक्त परिवार टूट करके अब एकल परिवार बन चुके हैं। एकल परिवार भी मुझे लगता है अब एकाकी परिवार, यानी कि या माँ देखेगी बच्चे को या फिर पिता बच्चे को देखेंगे। ये आने वाला समय मुझे लगता है कि इस तरह का होगा अगर हमारी समाज व्यवस्था नहीं बदली तो स्त्री सशक्त हो रही है। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि स्त्री सशक्त हो रही है, उसका जीवन बदल रहा है। हाँ, मणिपुर जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, वो भी एक उसका हिस्सा है, लेकिन स्त्री का एक मजबूत पक्ष भी है स्त्री जीवन का जो आज हमारे सामने है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि पुरुष भी शोषित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष का शोषण नहीं हो रहा है। हम बहुत आसानी से हम पुरुष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, या जो हमारा भाई है या जो हमारा पति है या जो हमारा प्रेमी है या हमारा बेटा है, हम उनको बहुत आसानी से हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पीएचडी शोधार्थियों का भी शोषण होता है क्या मैम? हाँ बिल्कुल, मैं उसको उस पर अभी बात करेंगे उस पर। तो क्योंकि अभी तो इसी पर जो आपने प्रश्न पूछे इनको स्पष्ट कर लेते हैं। तो पुरुषों का भी शोषण हो रहा है, और मुझे ये लगता है क्योंकि जो पुरुष है वो भी एक व्यवस्था के तहत उसका जीवन चल रहा है और स्त्री का जीवन भी व्यवस्था के तहत चल रहा है। अंतर ये है कि वो व्यवस्था पुरुष के द्वारा गढ़ी गई है, तो स्त्री को पुरुष के अनुसार चलना है, लेकिन दोनों का जीवन ही व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। और आज जब स्त्री सशक्त हो रही है और वो अपने अधिकार मांग रही है और वो घर से बाहर निकल रही है, तो वो विद्रोह भी कर रही है, परिवार टूट रहे हैं, तो उसका खामियाजा पुरुष को भी भुगतना पड़ रहा है। शोषण सिर्फ स्त्री का नहीं हो रहा है, पुरुष का भी हो रहा है। एक ये नजरिया है जो इस समय या एक ये पक्ष है जो इस समय सामने आ रहा है। और दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि स्त्री को हम अगर मनुष्य के रूप में देखें, अगर हम स्त्री को मतलब औरत के रूप में ही, औरत की दृष्टि से न देखें। मैथिली शरण गुप्त ने जैसे कहा था कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, हम उसी को आज अगर हम थोपें तो वो प्रासंगिक बात नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्त्री को एक मनुष्य के रूप में देखें तो जो अपराध पुरुष कर सकता है या कर रहा है वो अपराध स्त्री भी कर सकती है और करेगी। अगर वही कार्य क्षेत्र पुरुषों को जो दिया हुआ है वही स्त्री को दे दिया जाएगा, और उसको एक मनुष्य के रूप में हम देखें, स्त्री के रूप में ना देखें, मनुष्य के रूप में देखें, तो वो गलतियां जो पुरुष करता है या वो अपराध जो पुरुष करता है वो स्त्रियां भी कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपके सवाल से सहमत हूँ कि पुरुषों का भी शोषण हो रहा है, और आने वाले समय में मैं लिखूंगी इस पर। और एक सवाल और अभी आपका था क्या? हाँ, समलैंगिकों पे भी लिखेंगे आप? हाँ बिल्कुल लिखूंगी समलैंगिकों पर। अच्छा, ठीक हो गया। एक और सवाल है हमारे पास, अमूमन आपकी छोटी छोटी कविताएं क्यों दिखती हैं जबकि आप बड़ी कविताएं भी अच्छी लिख लेती हैं? तारीफ वाला सवाल है। क्यों लिख रही हैं आप छोटी छोटी कविताएं? बड़ी कविताएं भी लिख सकती हैं।
इसे छोटा छोटा सा जवाब दे दीजिए हाँ, आप। छोटे ही जवाब दूंगी मैं इसका। देखिए, ये तो एक लेखक की या Choice है। कवि की मनस्थिति पर ज्यादा हाँ। निर्भर करता है कि कभी कभी वो कविता जिसका दायरा बड़ा लंबा है, जैसे मेरी एक कविता शूर्पणखा, वो लंबी कविता है, सीता के पक्ष में 2 हिस्सों में वो लंबी कविता है। तो देखिए, वो कविता की जड़ें अगर लंबी हैं तो आप लंबी भी लिख लेंगे, और दूसरा आपकी मनस्थिति उस समय कैसी है। सही बात है। तो कभी कभी जो बड़ी बात है वो छोटी कविताओं में भी आ जाती है। तो बिल्कुल, इसका जवाब एक ही जवाब नहीं है, इसका जवाब 2-3 तरीके से हो सकता है कि लेखक की जो मनस्थिति है वो भी काम करती है, और कविता का विषय कितना बड़ा है, उसकी जड़ें कितनी फैली हुई हैं, वो भी मायने रखता है। दोनों ही तरीके माया से। श्रीधन और का मैं दोनों ही लिखती हूँ, मैं छोटी भी लिखती हूँ, बड़ी भी लिखती हूँ। माया श्रीधन का सवाल है, जी। मिथकों पर इतना लिखती हैं, आपको डर नहीं लगता? बस। अच्छा। हाँ, मैं मिथकों पर लिखती हूँ क्योंकि जो मिथक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन को बड़ा गहरे प्रभावित, जो एक आम जन है, आम जन मिथकों से प्रभावित होता है, वो उसको मिथक नहीं मानता है। बौद्धिक व्यक्ति उनको मिथक मानता है। राम हमारे लिए मिथक हो सकते हैं, आम व्यक्ति के लिए वो मिथक नहीं है। या सीता है, या कृष्ण है, या और भी जो हमारे लोक में प्रचलित इस तरह से चरित्र तो हैं। कह रहे हो, डर नहीं लगता उनको बारे में लिखने में? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। शायद डर नहीं लगता इसीलिए लिख पाती हूँ। सवाल है विजय सती जी का। जी। निजी जीवन में ताक झांक अच्छी नहीं, किंतु आपकी 2 कविता पंक्तियां कुछ कहने को विवश कर रही हैं। आपने लिखा है, जीवन में बहुत कुछ अपरिभाषित रह जाता है, और ऊंचाई से गिरता पानी चोट खाकर झरना बन जाता है, ऐसे ही जीवन भी। इस जीवन की कुछ परतें अपने सहृदय पाठक के लिए खोलिए। केवल वह जीवन क्रम जो आपको कविता की ओर ले गया, जीवन का वह अपरिभाषित जिसने काव्य सृजन की अपरिहार्यता सिद्ध की। अच्छा। मेरे कहने, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, मैं जो अपरिभाषित आप कहना चाह रही हैं, और जो अपरिहार्य कारण आपको काव्य सृजन की तरफ ले गए। मतलब वो पक्ष जो जिस पक्ष के कारण मैं कवि बनी, वो पक्ष जो पाठकों के को नहीं पता, जो मेरे निजी जीवन का जो पक्ष हो सकता है, तो मैं इसको इस तरह से इसका उत्तर देना चाहूंगी कि मैं जब एक व्यक्ति के रूप में मैंने देखना शुरू किया, तो रुझान तो था मेरे भीतर कि मुझे मतलब कुछ लिखना है, कुछ मुझे लिखना है। तो शुरू में मैंने मतलब कहानियां भी मैंने लिखी हुई हैं, प्रकाशित भी हुई हैं अच्छी पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में, कहानियां वो सब प्रकाशित हुई हैं। लेकिन शायद मैम ये पूछना चाह रही हैं कि वो कौन सी चोट थी जिसने आपको इस ओर, काव्य सृजन की ओर प्रेरित किया। जी। तो मुझे ऐसी कोई चोट तो मुझे ऐसी नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बार आए। जैसे एक मैं कहूंगी कि मेरे जीवन में जो एक दुखद घटना घटी, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि मेरी माँ की मृत्यु, उसने मेरे जीवन को बड़ा मतलब बदल दिया, उसने मेरे जीवन को। और शायद मतलब मेरे और जैसा अमूमन माँ और बच्चों का जो संबंध होता है, उस तरह से मेरा और मेरी माँ का संबंध नहीं था। मतलब वो कुछ और चाहती थी, मैं कुछ और चाहती थी, और इस तरह से अमूमन हमारे बीच मतलब एक तरह से तनातनी का एक द्वंद्व युद्ध हमारे भीतर रहता था, मेरी और मेरी माँ का। वो मुझे एक मतलब जिस तरह से समाज है, जिस तरह से परिवार है, उस तरह से ढालना चाह रही थी, और मैं बिल्कुल इसके उलट थी। मैं अब मैं क्यों उलट थी, उसका कई उसके कारण है। परिवेश का माहौल, जो हमारा परिवेश है जिसमें मैं बार बार जाति और धर्म की बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें। तो मैं एक कहूंगी कि चोट मैं कहूँ जो मुझे उस ओर ले गई, जिसमें मैं मतलब जब ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने मौजूद होता है तो शायद हम उस ओर उतना ध्यान नहीं देते, और जब वो चले जाता है जीवन से तो ज्यादा हम उसकी कमी महसूस कर पाते हैं। तो जब माँ मेरे जीवन से चली गई तो मुझे लगा कि बड़ी रिक्ति मेरे जीवन में आ गई है, और भावनात्मक रूप से। क्योंकि मैं शुरू में मतलब मैं बहुत ज्यादा भावनात्मक नहीं होती, संवेदनशील थी, लेकिन मैं उस तरह से नहीं संबंधों को, या उस तरह से मैं तूल नहीं देती थी संबंधों को। लेकिन मेरे जीवन में माँ का जाना एक जो ये दुर्घटना थी, तो ये एक बड़ी चोट थी
जिसने मुझे मतलब बहुत अंदर से बहुत संवेदनशील मुझे मतलब बना दिया। और आज जबकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, और मैं आज भी जब मैं से अपनी जो मेरा बेटा है 4 साल का, उसकी उम्र के जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो एक वो ममत्व वाला भाव, या मतलब अगर उनके पास कोई चीज़, किसी चीज़ का अभाव है, या ऐसे सड़कों में मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो भीख मांग रहे हैं और कपड़े उनके पास नहीं है, तो मैं एकदम से द्रवीभूत हो जाती हूँ। तो शायद वो चोट जो मुझे जीवन ने दी, मुझे माँ के रूप में, वो मुझे कविताओं की ओर, एक बहुत संवेदनशील होकर के मुझे कविताओं की ओर ले गई। और एक और घटना, वो दुर्घटना तो नहीं है, वो तो खैर अच्छी घटना है कि अभी समय है आपके पास अगर मैं बताऊं तो, कि जब मैं एमए कर चुकी थी मैं अंग्रेजी साहित्य से, मैंने उसके बाद हिंदी से एमए किया, तो वो शायद आपकी किताब में है। हाँ, मेरी किताब में भी है। हाँ। तो मैंने इस घटना के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी समकाल समकाल की आवाज ठीक है। आप मुझे ये बताइए, दानी अड्डू कुछ खेल रही थी आप अपने जीवन में, बचपन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोटा बाग के आसपास है आपका घर? हाँ, कोटा बाग के आसपास, कोटा बाग में ही एक जगह गिनती गांव है, वहाँ मेरा घर है, जड़ें वहाँ है मेरी। गिनती गिनती तो सही है। कुमाऊनी सही चल रहा था? हाँ बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। घर में माहौल कुमाऊनी वाला था? कुमाऊनी वाला माहौल था वहाँ। हिंदी भी बोली जाती थी, कुमाऊनी भी और गाय बोली जाती बच्चे थी। जानवर सब? हाँ, हमने पाले हैं, मेरी माँ पालती थी गाय भैंसे, सब काम किया है हमने, खेती का काम भी किया है। और खूब उस समय उस समय खेल होते थे, आज तो वो है नहीं खेल, वो के साथ में तो घास वास काटना भी आता आपको? हाँ सच्ची बताइए। हाँ, सच्ची बता रही हूँ मैं। अच्छा। बिल्कुल मुझे आता है, हमने बचपन में घास काटी है हमने। आप अपना लास्ट अनुभव बता दीजिए कि हमसे बात करके कैसा लगा, बकौल से बात करके कैसा लगा? हाँ। बकौल से बात करके मतलब मैंने वो सहजता महसूस की जो मैं पढ़ाते हुए अपने बच्चों के साथ बात करते हुए या उनको पढ़ाते हुए महसूस करती हूँ, वही सहजता मैंने आपके साथ महसूस की। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे एक वो जो मतलब बहुत रूढ़िवादी तरीका होता है साक्षात्कार लेने का या बातचीत करने का, वो मुझे नहीं पसंद आता है, या पढ़ने पढ़ाने का भी मुझे नहीं पसंद आता है। मैं सोचती हूँ कि बहुत जितना आप सहज होकर के बात करेंगे, उतना मैं सहज होकर आपको बता पाऊंगे, उतना सहज होकर आप मुझसे पूछ पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मैं धन्यवाद मैं आपको देती हूँ। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।